Hi everyone. So today we will study budget or annual financial statement, and earlier budget is presented on last day of February, but it has been changed and now it is presented on the first day of February, that is 1st of Feb. And today budget has presented by Mrs. Nirmala Sheetaraman, एंड निर्मला आंटी ने जो स्टार्ट किया था बजट, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक कोट से या आप कह सकते हो कि एक बहुत ही शायराना अंदाज में स्टार्ट किया है. उन्होंने लिखा था कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है. सो इट वाज लाइक एनलाइटनिंग थिंग कि हाँ, कोई जैसे होता है किसी चीज़ के लिए होप करना या फिर पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने स्टार्ट किया. एंड इकोनॉमिक सर्वे जो होता है हर कंट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एंड इंडियन सिनेरियो में देखें तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 112. एंड बजट का जो प्रॉपर मीनिंग होता है यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत इजीली समझ जाते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड आई विल जस्ट कम टू द पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो बजट का जो भी शाब्दिक अर्थ है या मैं कहूँगी आपको एक कोर मीनिंग मैं नहीं बताऊँगी यहाँ पे, बिकॉज द टाइम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड UPPCS aspirants, because that's really important. You need to cover only important things, because there are lots of news flashing on newspapers and in the news also, but for UPSC aspirants and people who are giving the examinations, only few points are important. So आपको I think उसी पे focus करना चाहिए and prepare your own notes, because every time whenever you are going to appear in the examination, be it it is any of the state PCS and UPSC में थोड़ा सा डिफरेंट एंड टेक्निकली डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट UPSC और UPPSC एंड MP और बाकी हरियाणा और UK PCS वगैरह जो भी अभी पेंडिंग है, बिहार PCS, उसमें डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. लोकेशन कितना हुआ, किस मिनिस्ट्री को कितना मिला. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच हैव like carved out from the financial statement and make here to help your people. So just first of all जो ये बजट है इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सो देर आर सम सर्टेन पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है. सो की पॉइंट्स या की डॉक्यूमेंट जो होते हैं बजट के साथ, सिर्फ एक बजट एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, देर आर डिफरेंट अदर documents attached with budget. So first is list of budget documents. एक mention कीजिए आप headlines. The list of budget documents presented on the parliament beside the finance minister budget speech. तो उसके according सबसे पहले होता है financial statement, annual financial statement. आप हिंदी में भी नोट कर सकते हो, which I have mentioned. और आई ऑलरेडी टोल्ड यू आर्टिकल 112 के अंडर आता है. उसके बाद होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांग, सेकंड पॉइंट होता है. उसके साथ ये डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल बिल विधेयक, एंड फोर्थ पॉइंट इज या फोर्थ डॉक्यूमेंट जो बजट के साथ अटैच्ड होता है, फोर्थ डॉक्यूमेंट इज फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेट. इसमें जो भी FRBM के अंडर आता है, 2003 में जो रिकमेंडेशन थी, चेलैया कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी 2003 में, FRBM एक्ट आया था, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट. एंड उसी के अंडर जो सब पॉइंट्स हैं उसमें माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी दिया जाता है. उसके अलावा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी करिकुलम भी दिया जाता है. उसके बाद फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट दिया जाता है इसी के साथ. उसके अलावा देर आर सम अदर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. सो फिफ्थ इज एक्सपेंडिचर बजट.
ये भी एक फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट होता है वो बजट के साथ प्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च हुआ है गवर्नमेंट का, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आफ्टर दैट बजट एट अ ग्लैंस, सो उसके जितने भी हाईलाइट्स होते हैं बजट के, दैट इज ऑल्सो देयर. आफ्टर दैट मेमोरेंडम, दैट इज मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस, जो भी जितने भी प्रोविजंस हैं फाइनेंशियल बिल में वो सारे मेंशन होते हैं. सो आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन एंड मेंशन हियर कि सबसे पहले जो फर्स्ट आउटकम बजट था वो कहाँ पे प्रेजेंट किया गया था और किस फाइनेंशियल ईयर में प्रेजेंट किया गया था. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा इसका, अदरवाइज आई विल गिव यू द आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पार्ट है आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, एक और डॉक्यूमेंट है उसके साथ दिया जाता है. After that there is key features of budget 2022 and 23, that's very very important part, I will discuss in the next video. And then the last one is implementation of budget and announcement of 21 and 22, that is also there. So the main highlight of this budget is first of all जो भी फाउंडेशन था उसका एक प्रॉपर लाइक दिस इज नॉट ओनली फॉर अ सिंगल ईयर बट दिस इज द विजन ऑफ 25 years and this is you can say categorized and called by Sitaraman, Mrs. Sitaraman, that is Amrit Kal, and it is the planning of 25 years because India's celebrated 75th year of independence and for next 25 years, so this is like the proper performer, like till 75 years what was the growth and after like now onwards how we will be growing for next 25 years, that is the main motto of this budget. And that is why it is जो भी अमृत काल है वो जो कॉइन हुई टर्म वो that is you can say coined by Mr. Prime Minister Narendra Modi because he has announced on 75th of Independence Day and he has announced this Amrit Kal, उसी से यहाँ पे coin term करके and then it is like the target to reach up to 5 trillion economy as soon as possible, and this is like the roadmap of 25 years of growth that is included in Amrit Kal. After that, so again it is like this is like the blueprint of 25 years of growth, that is how we are like how government is going to proceed. And there like this is the amount, you can call it as 39.45 lakh crore or you can say that is a trillion. Apart from this you can, if you will count it in dollar, that is $529 billion. So this is the budget profile. If I am talking about, there are 4 important you can say properties of the budget, and that is first of all PM Gati Shakti. Mr. Prime Minister also described in his speech when he has given the speech on 75th Independence Day. And if I am talking about inclusive development, so जो भी समावेशी जो विकास है उसके बारे में भी ये पिलर है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन आई मीन elaborating it in the next part. If I am talking about productivity enhancement and investment, that is like how we are growing like a sunrise opportunity, जितनी भी संभावनाएं हैं वो खुल के किस तरीके से उनके द्वार खुलते हैं. या फिर यू कैन से दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन और ऑन द क्लाइमेट एक्शन में भी क्या क्या चीजें प्रोसीड होंगी. सो दैट इज अगेन इन द थर्ड priority. And apart from this, financing on investment, that is also another priority because this budget is moreover looking like expansion of the investment in different areas. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी सबसे ज्यादा जो बजट एलोकेशन हुआ है. So this is the description of the 4 priorities. First of all, PM Gati Shakti. This is included infrastructure. This is included railway, airport, port and transportation, mass transportation, and how we are we are managing our logistics,
and it supports, and it is included waterways also, national infrastructure pipeline as well. So this is all about this first property. If I'm talking about second property, that is inclusive development. So this is included post office convert into core banking services. जितने भी गांव के एरिया हैं उसमें जो भी पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं उसमें सारी बैंकिंग की फैसिलिटीज को कन्वर्ट करके इट विल बी लाइक core banking service providing organization. So that is thing. Apart from this, if I'm talking about third and fourth property, third property is productivity enhancement. That is you can say agricultural productivity. You can say it is on the basis of investment perspective. Maybe it is in share market and other things. If I'm talking about energy, that is renewable energy and wind energy. Nowadays government is working on ethanol blending as well. So this is like there are alternative resources by which we can replace petrol, and there that's what Indian people will enlighten towards different kind of sources, how they will use renewable energy, and how they will get the knowledge. If I'm talking about climate action and all, rest financing of the investments as well. So again, that is very very important part. What is Amrit Kal? I already described. It is the 25 years of long road map, and that's what vision जो है इसका India at the rate 100 है, and that's Amrit Kal is described and declared on 75th of Independence Day. Okay, so let's discuss few very important points and make your notes regarding that. So that is completing the microeconomic level growth focus with the microeconomic level all inclusive welfare focus, like टेक्नोलॉजी इंडिया की जो ग्रोथ है और बहुत ही माइक्रो लेवल पे जितनी भी ग्रोथ, या कह सकते हो कि आप एक ज़मीनी स्तर पे जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे उस पर फोकस करना. आफ्टर दैट प्रोमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी, चाहे आप पेमेंट सिस्टम हो, जितने भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, उसके अलावा जितने भी पेंशंस एंड अदर पीडीएस amount is also going to transfer in accounts directly, who is getting benefit from the government policies. So this is very very important. And if I am talking about third point, that is again very important. So that is relying on the virtuous cycle, that is starting from private investment हो, चाहे public investment and capital investment हो, और उसके अलावा गवर्नमेंट इज सीकिंग द हेल्प फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो टू बूस्ट अप द इंडियन इकोनॉमी. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज डिस्क्राइब्ड इन इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दैट इज पैसा आता कहाँ से, रिसिप्ट जो है, या फिर आप कह सकते हो इंडियन गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज in UPSC the question asked indirectly like which is the highest allocation of budget, but that is in different ways, because in 2021 the 2 or 3 questions on economy asked on the basis of EPF and about the labor management act and rest of other clause included in 2 or 3 questions. So I think we should just create this diagram, then I will elaborate it. So first of all, इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे पहले रिसिप्ट आती है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, जितनी भी होती हैं उसमें से पैसा 35% आता है. आफ्टर दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड, दैट इज जीएसटी से जितना भी कलेक्शन होता है, सो इट विल बी अराउंड 16%. If I'm talking about third one, so that is corporation tax, fourth one is income tax, and apart from this, if I'm talking about, that is central excise duty. So rest is central excise duty, that is again very very important thing. Rest I have mentioned here, custom is 5%, union excise duty, that again like 7%, so that is like the fifth point. If I'm talking about non-tax revenues, it is 5%,
and capital receipts, non-debt capital receipts, that is 2%. So this is all graph from where Indian government is getting the income. So this is create these points on your notes. सो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट. वहाँ पे क्या था कि पैसा आता कहाँ से था, यहाँ पे पैसा जाता कहाँ है, या फिर गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, द मोस्ट you can say most of the expenditure is on इंटरेस्ट पेमेंट. जितना भी गवर्नमेंट के कर्जे होते हैं उससे जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है सबसे 20% के सबसे ज़्यादा उसमें जाता है. आफ्टर दैट इट इज़ ऑन स्टेट, सेंट्रल स्टेट शेयरिंग्स होती हैं 17% उसमें जाता है. सो मेंशन हियर एंड इट इज़ अंडर आर्टिकल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 268 एंड 269 में जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो इसी के अंडर आता है. सो यू शुड कीप इन योर माइंड बिकॉज कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. आफ्टर दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड एक्सपेंडिचर, दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जितनी भी होती हैं, जैसे मनरेगा हुई तो जितना भी फंड आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्सपेंसेस बेयर करती है. आफ्टर दैट द फोर्थ वन इज फाइनेंस कमीशन. जो फाइनेंस कमीशन it is on the recommendation of president and that's very important, so 10% is going there. After that if I'm talking about the fourth expenditure, that is subsidies, and rest is like if I'm talking about defense is also 8%, that is central sponsored scheme, there's central sector scheme and centrally sponsored scheme 9%. Other expenditure is also 9%, and if I'm talking about defense expenditure is 8%. So this is all about the expenditure chart. So please prepare this chart and keep in your mind, revise it as much as you can, so it will help you in the coming exams. So let's discuss about the subsidy part, because the total amount sometimes the question has been asked on subsidy part also. 3.56 lakh crore rupees on subsidy total. So सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी दी जाती है वो फूड पे दी जाती है, that is 2.07 lakh crore. This is like the highest which I have mentioned here. And fertilizer 1.05 lakh crore. Then third one is petrol, and the fourth one is other subsidies 0.38 lakh crore. So this is all about the subsidies. After that if I'm talking about the deficit statistics, that's very important because there are 4 types of deficits. First of all, that is fiscal deficit. It is for 2022 to 23, that is for 6.4 lakh crore. And if I'm talking about revenue deficit या राजस्व घाटा आप कह सकते हो 3.8. And if I'm talking about effective revenue deficit, that is 2.6 crore. And apart from this, primary deficit, that is 2.8. So this is a new term, and not a new term I can say, but I just want to describe you because sometimes there are multiple questions asked on tax GDP ratio कितना है, या GDP जो टैक्स आया है जीडीपी से वो कितना कलेक्शन हुआ है और जीडीपी में कितना काउंट हुआ है टैक्स के बेसिस पे. सो दैट इज कॉल्ड जीडीपी एंड टैक्स जीडीपी रेशियो. सो 2022 to 23 and 2021 to 20 sorry, I have mentioned it opposite. It was so I was mentioned that was opposite. So it is for 2021 to 22 and it is 22 to 23. So बहुत ही minimum सा difference